तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैटर मेडिका के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा। तो मैटर मेडिका का लिटरल मीनिंग होता है मेडिकल मैटर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास मैटर मेडिका बहुत सारे तरह की मैटर मेडिका उपलब्ध हैं और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि हमारे पास जितने भी आथर हैं अलग अलग टाइप से, उन्होंने जिसने जैसा देखा मैटर मेडिका के बारे में, जिसने जैसा समझा मैटर मेडिका के बारे में, वैसा उसने इंटरप्रेट करके उसने लिखा। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल यही है कि जब आप एक ही ड्रग को कई बार पढ़ते हैं, आज पढ़ लीजिए, 6 महीने बाद पढ़िए, साल भर बाद पढ़िए, तो कोई ना कोई नई ड्रग पिक्चर उभर के आपके सामने समझ के में आती है। कुछ नई जानकारी उसी पेजेस से आपको निकल के आती है, कुछ आपका इंटरप्रिटेशन उस दवा के बारे में बदलता है। इसीलिए अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पे बहुत सारा तरह का मैटर मेडिका लिखी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अलग अलग सोर्सेस की। कल मैं बात कर रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का सबसे बड़ा जो यूज है, पुराने समय में जब मानव सभ्यता डेवलप हुई, जिस समय हम रोगों के नाम पे जब हम दवा का जब चुनाव करना चालू किए, तो उस समय हमारे पास सबसे जरूरी चीजें क्या थी। जब हमारे पास रोग थे, प्राकृतिक औषधियां थी और उनको हमारे लिए दवा के लिए इस्तेमाल करना था। आज तो हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे लिए दवाइयां हैं, लेकिन उस समय नहीं जानते थे लोग कि दवाइयां ये हमारे लिए थेरेपेटिक का काम कर सकती हैं। तो उस समय उनके पास क्या था, कोई ऐसा इंडिकेशन मिले जिससे हमको लगे कि हाँ, ये क्या ह्यूमन बीइंग पे प्रयोग भी की जा सकती हैं। तो अब जैसे आज मैं हाइपेरिकम के बारे में पढ़ रहा था टाइलर में, तो टाइलर ने कितनी अच्छी बात लिखी है। हाइपेरिकम का जो फ्लावर होता है, उसको अगर आप उंगली से मसलिए तो उसमें ब्लड जैसा निकलता है, बिल्कुल ब्लड के कलर का होता है। इसलिए हाइपरकम को हम इंजरीज के इस्तेमाल करते हैं। उसका जो उसके जो पेटल्स होते हैं फ्लावर पे, उस पर ऐसा लगता है कि उस पर चोट लगी हुई है, इसलिए हम उसको इंजरी के लिए इस्तेमाल करने के सोच सकते हैं। तो प्राचीन काल में लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना हम चलेडोनियम पीला है तो इसको जॉन्डिस के लिए इस्तेमाल करके देखें, हाइपरकम में ब्लड निकलता है तो हम क्यों ना इसको इंजरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी सिमिलरिटी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मुझे इन दवाओं को याद रखने में आसानी होगी। इसलिए यही केवल एक महत्व है डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का। फर्स्ट मैटर अमेरिका के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेगमेंटा डी वर्बिस मेडिकामेंटोरम सिनेन पॉजिटिव। तो ये मैटर अमेरिका, इसलिए इसका जो नाम था, on the positive power of the drugs, that is to say their effect observed in the healthy human body contained the pathological symptom of 27 drugs। उस समय देखिए, मैं आपको क्यों बात कर रहा हूँ कि मेट्रा मेडिका में उस समय हैनीमैन के टाइम में जो लोग कहते हैं होम्योपैथी में डेवलपमेंट नहीं हुआ। 1805 ईस्वी में देखिएगा केवल 27 ड्रग होम्योपैथी में इंक्लूडेड थे जिनके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बताया था। लेकिन अब देखिए आप, इस होम्योपैथी में करीब 4000 से ज्यादा दवाइयां। होम्योपैथी तो डेवलप हुई है और उत्तरोत्तर डेवलप हुई है तब के बाद। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया है, कल के सेशन में मैंने बताया था कि किसी भी मेडिसिन को पढ़ने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसके बारे में उसका प्रीफेस आदि जरूर पढ़ा करें। जब आप उसका प्रीफेस आदि पढ़ेंगे, आप उसके बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली उस ऑथर की के मन में क्या है और क्यों उस ऑथर ने उस दवा को लिखा है। एक चीज और आप समझिएगा, जब आप प्रीफेस पढ़ लेते हैं तो आपके पास जो सबसे अच्छी चीज होती है, जैसे मान लीजिए आपने टाइलर का प्रीफेस पढ़ लिया, तो जब आप टाइलर के मेटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइलर आपसे बात कर रहे हैं। जब आप उसके प्रीफेस के बारे में नहीं पढ़े होते हैं तो आप एक डिस्कनेक्टेड की फीलिंग होती है। एक जो वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं राइपर्ट, राइपर्ट राइपर्ट का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक टच टाइप की जो चीज होती है। ये टच आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी मेटेरिया मेडिका को उठाने के पहले, पढ़ने के पहले उसका प्रीफेस पढ़ेंगे। उस ऑथर से आप जो आपकी मेंटल एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, तब जब आप उस मेटेरिया मेडिका को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑथर आपसे बात कर रहा है। जब आप केंट का प्रीफेस पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा केंट आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक उनसे मेंटल कनेक्टिविटी हो जाती है। आगे चलते हैं। हमने पहले ही कल ही बताया था कि नोजोलॉजिकल सिम्टम्स या जो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में जो
बोरिक में बताया गया है। बोरिक ने इसके बारे में पहले लिखा है कि हम इसको इसलिए केवल बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में आप आगे और समझें कि इस तरह से भी आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, और ये मैं आपको केवल एक्सप्लोर करने के दे रहा हूँ। ये केवल सजेशन नहीं कि इस दवा को मैंने आपको पैथोलॉजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे बता दिया तो आप यही दवा देंगे। मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि ये वैरायटी ऑफ द डिजीज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखिएगा, केंट बोरिक ने अपने प्रीफेस में ही बता दिया है कि क्यों उन्होंने पोटेंसी का सिलेक्शन हर बार हर मेडिसिन के बाद में दिया है। उनके कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जब हम पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए केवल इतना इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसा लगे कि पोटेंसी कुछ ना कुछ तो मैं बता दूं। और उन्होंने जो लो पोटेंसी का इस्तेमाल किया है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बता दिया है और आप फ्री हैं पोटेंसी के सिलेक्शन करने के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जल्दी से। मैं कल के लेक्चर को इसलिए भी थोड़ा सा और रिपीट किए दे रहा हूं क्योंकि कल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बाद में मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमको पहले से बता दिया करें। तो आज मैंने देख रहा हूं इस समय करीब बहुत 70-80 लोग इस सेशन में ज्वाइन है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कल का सेशन नहीं ज्वाइन किए हैं। इसलिए आज पहले, क्योंकि मेरा जो आज का सेशन है, अगर आप कल का बेसिक नहीं जानेंगे तो आज के सेशन में आपको समझ में नहीं आएगा। तो कल के सेशन में देखिए कि सबसे पहले हम लोग एक बेसिक रिव्यू लेते हैं कि किस तरह का हथियार मेरे पास है। हम अपने हथियारों के बारे में जान लें और वो हथियार कहाँ रखे हैं मेरे पास, वो हम जान लेंगे, तब हम लड़ाई के मैदान में कूद पड़ेंगे। और लड़ाई हमारी किससे है? बीमारी से है। हथियार हमारे क्या है? हमारी ड्रग्स, जो मेटेरिया मेडिका के रूप में है। तो इस तरह इतने तरह की मेटेरिया मेडिका है। ओरिजिनल प्रूविंग है, सिस्टमेटिक मेटेरिया मेडिका है, फिजियोलॉजिकल मेटेरिया मेडिका है, लेक्चर टाइप मेटेरिया मेडिका है, कीनोट मेटेरिया, थेरेपेटिक, कमेंट्रीज, प्रिस्क्राइबर, मोनोग्राफ, ग्राफिक और कार्टून टाइप, कंपैरेटिव मेटेरिया मेडिका, ऑर्गन स्पेसिफिक मेटेरिया मेडिका, द रेयर ड्रग्स एंड न्यू और मॉडर्न मेटेरिया मेडिका। इन सब का पर्पस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या पढ़ना है। अभी तो हम पहले आपको एक ब्रीफ बताए दे रहे हैं कि होम्योपैथी में कितने तरह के मेटेरिया मेडिका है और उनकी राइटिंग स्टाइल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटेरिया मेडिका। आप प्रोविंस में हमारे पास मेटेरिया मेडिका प्योरा है। किसी का ऑडियो ऑडियो प्लीज म्यूट कीजिए आप। अजमल शेख जी कृपया अपना ऑडियो म्यूट कीजिए। डॉक्टर एस कुमार जी का ऑडियो अनम्यूटेड था। खैर, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप इतनी तरह की मेटेरिया मेडिका है। मेटेरिया मेडिका प्योरा, एनसाइक्लोपीडिया, गाइडिंग सिम्टम, हेल की प्रूविंग, जूलियन की प्रूविंग, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के जेरेमी शेर ने बहुत सारी नई ड्रग्स की प्रूविंग की है, स्कॉर्पियन की प्रूविंग की है। इसके अलावा राजन शंकरन ने भी बहुत सारी ड्रग्स की प्रूविंग की है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्रूविंग के लिए मेटेरिया मेडिका प्योरा के बारे में। मेटेरिया मेडिका प्योरा में करीब 99 ड्रग्स हैं जो हैनीमैन ने इटसेल्फ लिखी हैं, और इसको प्योरा इसलिए कहते हैं क्योंकि अनअल्टर्ड फॉर्म है। हैनीमैन ने जैसा जिस प्रूवर में देखा, एग्जैक्टली उसमें प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन क्या है, कैसे उस दवा को बनाया जाता है, किस समय बनाया जाता है, क्या उसका पार्ट लिया जाता है, और इंडिविजुअल प्रूवर्स में क्या सिम्टम आए, ये हैनीमैन ने बताया है। आप इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें एग्जैक्टली स्टेप्स लिखा है, बेकर लिखा है, कौन से ऑथर के द्वारा या कौन से प्रूवर के ऊपर क्या एग्जैक्टली सिम्टम आए थे, ये हैनीमैन ने बताया था। आप देख पा रहे हैं इसमें। ये अब एक और ओरिजिनल प्रूविंग की बात करते हैं। ये है आपकी TFLN की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द प्योर मेटेरिया मेडिका। एनसाइक्लोपीडिया प्योर मेटेरिया मेडिका से थोड़ा सा डिफरेंस ये है हैनीमैन की मेटेरिया मेडिका प्योरा से, ये है कि इसमें कोई भी ड्रग की कोई भी पैथोजेनिकस, जो पैथोलॉजिकल या पैथोजेनेटिक जो भी प्रॉपर्टीज थी उस दवा को यूज करने की, वो सब कुछ इन्होंने ले लिया। यहाँ पर एग्जैक्टली हैनीमैन ने केवल जो प्रूवर्स में ऑब्जर्व हुए थे केवल वही लिया, और TFLN ने जो भी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, इवन जो एलोपैथिक मेडिकल साइंस द्वारा जो भी उसकी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज नोट की गई थी, उसको भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया। ये एक बहुत ही ह्यूज मॉन्यूमेंटल वर्क था। इसमें 10 वॉल्यूम में ये TFLN की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेटेरिया मेडिका है। अगले आप देख, ये TFLN के वॉल्यूम 1 का पिक्चर है।
एनसाइक्लोपीडिया में देखिएगा आप एग्जैक्टली A1 लिखा है, ये प्रूवर का नाम है। देखिए कांड्रोंगे नाम के मेडिसिन में किस तरह से पेनफुल क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, एग्जैक्टली किस प्रूवर में क्या सिम्टम आए थे, ये लिखा है एलन की एनसाइक्लोपीडिया में। अब बात करते हैं अपनी होम्योपैथिक जगत के सबसे मॉन्यूमेंटल वर्क में। मैं अगर आप लोगों से कहूं कि इससे ज्यादा आज तक होम्योपैथी में मेटरा मेडिका पे किसी ने काम नहीं किया, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग का नाम है उसमें। इन्होंने अपने लाइफ में 10 वॉल्यूम हेरिंग गाइडिंग सिम्टम की रचना की। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये केवल 3 वॉल्यूम ही लिख पाए थे, तब तक इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क था और इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ खपा दी। इनके बाद में जो शिष्य हुए, जैसे सीबी नेयर वगैरह थे, सीजे रुवे थे, सीबी नेयर थे और सी मोरे, इन लोगों ने बाकी के जो 7 वॉल्यूम थे उन्होंने पब्लिश किए। अनफॉर्चुनेटली ये जो बुक थी 90 साल तक आउट ऑफ स्टॉक थी। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब आउट ऑफ प्रिंट थी, तो पूरी दुनिया इसके बारे में जानती ही नहीं थी। इस मेटेरिया मेडिका के बारे में मैं बार बार क्यों एम्फेसिस दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट मेटेरिया मेडिका है कि आगे की जितनी भी मेटेरिया मेडिका लिखी गई हैं सब इससे इन्फ्लुएंस हैं। एक खास बात और है कि इसके पहले मैंने आपको बताया जैसा कि हैनीमैन की जो मेटेरिया मेडिका प्योरा थी और इंसाइक्लोपीडिया, जो दोनों में अंतर क्या है कि इंसाइक्लोपीडिया और हैनीमैन की मेटेरिया मेडिका में जो भी प्रूवर पे सिम्टम आए, या उन्होंने एलन ने क्या किया था, प्रूवर के अलावा जो भी एलोपैथिक से भी मिला वो सब कुछ उसमें उनकी मेटेरिया मेडिका में जुड़ा हुआ था। लेकिन हेरिंग ने क्या कहा, हम अपनी मेटेरिया मेडिका में केवल वही चीजें डालेंगे जो कि बहुत रेड लाइन स्ट्रेंज सिम्टम्स होंगे या वो रिपीटेडली वेरीफाइड होंगे सिक पे, मतलब जिनकी क्लिनिकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसको अपनी मेटेरिया मेडिका में स्थान नहीं दूंगा। तो इसके अलावा एक हेरिंग का और मॉन्यूमेंटल वर्क था, उसको कहते हैं इवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम। मैं आपको मार्क पॉइंटर से दिखा रहा हूं, अगर आप पॉइंटर से देख पाए तो ये इस टाइप के, अगर हर सिम्टम के आगे देखेगा एक खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन, 1 स्टार और 2 स्टार, इस टाइप से जो बना हुआ है, ये सबसे पहले हेरिंग ने दिया। इसके पहले बोरिंग हसन ने अपनी रिपोर्टरी में थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ द सिम्टम के बारे में दिया था, लेकिन जो मॉन्यूमेंटल वर्क था वो इनका था। इसके अलावा टीएफ एलन ने थोड़ा सा एक कंफर्म और वेरीफाइड सिम्टम के बारे में थोड़ा सा इवोल्यूशन दिया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस थी वो इसी के ऊपर थी इनके द्वारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचसी एलन का जो कीनोट है, होम्योपैथिक स्टूडेंट 3 ही आमतौर पे अपने अंडर ग्रेजुएशन में केवल 2-3 ही मेटेरिया मेडिका का नाम जानते हैं। एक होती है एचसी एलन, एक होती है दुबे, एक होती है बोरिक और एक होती है केंट। एससीएलएन तो आपने पढ़ा, लेकिन एससीएलएन का सोर्स बुक क्या है, वो है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। आप देखेंगे ध्यान से तो एससीएलएन के लास्ट में आप देखेंगे हर ड्रग के जो कंपैरेटिव पार्ट है एग्जैक्टली वहां से, जैसे कहें तो कॉपी पेस्ट है। उसके अलावा एससीएलएन में जो रेड लाइन ऑफ कीनोट सिम्टम्स है, जो एससीएलएन ने अपने प्रैक्टिस में देखा और जो वो उन्होंने इंपॉर्टेंट समझा, उसको एक कीनोट के फॉर्म में दे दिया। जैसे हम लोग कुंजी नहीं कहते हैं, एग्जाम के टाइम में टेक्स्ट बुक पढ़ने के बजाय हम कुंजी पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये एलन की नोट था। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि आजकल के ऑथर की तरह एससीएलएन कॉपी पेस्ट का काम करते थे। एससीएलएन ने एसेंस निकाला। जिस तरह से आप ग्रेज एनाटॉमी नहीं पढ़ते हैं, उसके अलावा बीडी चौरसिया पढ़ते हैं कि बीडी चौरसिया ने एनाटॉमी को बहुत इजी बना दिया, ग्रे एनाटॉमी से पढ़ना हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं। तो उसी तरह से एससीएलएन की जो की नोट थी, ये टोटल ड्रॉ थी हेरिंग गाइडिंग सिम्टम से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे केंट का जो लेक्चर है, केंट की लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, इन्होंने टोटल अपना जो लेक्चर था उसी पे बेस किया। और केंट ने बीच बीच में जो कई बार जो कोट किया, अगर आप किसी किसी ड्रग में पढ़ते हैं, कई बार आपको देखने को मिलता है कि टेक्स्ट, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का मतलब है वहां पे वो केवल यही है कि टेक्स्ट का मतलब कि एग्जैक्टली वो कोट कर रहे हैं कि हमने उसको क्या पढ़ा एलन हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में। केंट की रिपर्टरी कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिंग गाइडिंग सिम्टम है। नर की रिपर्टरी जिसमें पैथोलॉजिकल रूब्रिक से बहुत ज्यादा, अगर आपको पैथोलॉजिकल रूब्रिक जैसे किडनी एट्रोफी, ये आपको रूब्रिक आपको नॉर्मल
कैंट रिपर्टरी में नहीं मिलेगी। लेकिन यही आप रूब्रिक आप अगर नर की रिपर्टरी में जाके खोजेंगे तो वहाँ पे किडनी एट्रोफी की रूब्रिक है, जहाँ पे 6 दवाइयाँ जिसमें प्लम्बम भी है, ये सब दवाइयाँ मिलेंगी। तो अलग अलग रिपर्टरी, अलग अलग मटेरिया मेडिका का अलग अलग अपनी जगह पे महत्व है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। और एक खास बात है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में कि हर दवा के अंत में रिलेशंस ऑफ ड्रग दिया है और इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी दी है। इन सब चीजों को कल मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आगे का भी लेक्चर है। तो हम लोगों ने देखा कि जो होम्योपैथी का ट्रायल हो, हैनीमैन ने हमको प्रिंसिपल दिया ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन, बोनिंग हसन्स ने हमको दिया रिपर्टरी, और हेरिंग ने हमको दिया मैच्योर मटेरिया मेडिका। अब बात करते हैं अलग अलग छोटी छोटी मटेरिया मेडिका के बारे में। ये पहला जो हम लोगों ने देख लिया था प्रूविंग के बारे में। सेकेंड टाइप की मटेरिया मेडिका है पॉकेट मैनुअल ऑफ मटेरिया मेडिका बाय बोरिक। ये स्कीमेटिक मटेरिया मेडिका, इसका मतलब सर से चल के पैर की तरफ बढ़ते हुए हेड, नेक, फेस, एब्डामेन, स्टमक, एब्डामेन, जेनाइटल्स, इस तरह से जो एक मटेरिया मेडिका जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत ये आती है। पॉकेट मैनुअल ऑफ मटेरिया मेडिका बाय बोरिक, कंडेंस्ड मटेरिया मेडिका बाय हेरिंग, डिक्शनरी ऑफ द प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका बाय क्लार्क, ये बहुत ही वंडरफुल बुक है। उसके अलावा एसआर पाठक ने भी सेम प्लान को फॉलो किया। एंड हैंडबुक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय टीएफ एलन, ये हैंडबुक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय टीएफ एलन बहुत मोटी सी वॉल्यूम की एक बुक है और ये बहुत ही विस्तृत इसके लिए है। या आमतौर पर हम प्रैक्टिशनर को नहीं रिकमेंड करते हैं, ये जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो बहुत डीप स्टूडेंट है होम्योपैथी के, केवल उनको इसको पढ़ना चाहिए। मटेरिया मेडिका बाय बोरिक, और ये देखिएगा कि किस तरह से क्लार्क का, मैं आपको बार बार जो नाम ले रहा हूँ, क्लार्क की जो मटेरिया मेडिका का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हर मेडिसिन के अंदर जो पहला जो उनका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर या उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत ही शानदार है। उसको आप लोग जरूर पढ़ा करें। एक बार उसको पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से रेमेडी कंठस्थ हो जाती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका में बहुत सारी मटेरिया मेडिका है। डब्ल्यू एच बर्ट की है, करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी दास गुप्ता है। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि अगर आपको फिजियोलॉजिकल एक्शन जानना है मेडिसिन का या उसको आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए दो मटेरिया मेडिका मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दैट इज डीसी दास गुप्ता और एसी कॉपर वेट की एक मटेरिया मेडिका है। अभी देखिए आज में शायद लिख के आएगा। यस, करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरिया मेडिका बाय एसी कॉपर वेट। एसी कॉपर वेट में शुरुआत के कुछ हेडिंग्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी जानकारी है फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द मेडिसिन की। लेक्चर ऑन मटेरिया मेडिका बाय केंट, स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। हाँ, अब इसके अलावा जो दूसरी टाइप की हम उसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लेक्चर टाइप ऑफ मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका को अभी तक हमने टेक्स्ट के फॉर्म में देखा, एक स्कीमेटिक फॉर्म में देखा, और अब हम मटेरिया मेडिका को दूसरे फॉर्म में देखेंगे जहां पे एक ऑथर एक आपसे बात करता चले, इस टाइप के मटेरिया मेडिका। और उसमें सबसे पहला और सबसे मॉन्यूमेंटल वर्क अगर किसी का है तो दैट इज लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय जेटी केंट। दूसरी है डॉक्टर एनएम चौधरी की, तीसरी है कैरल डनहम की, ईबी नैश की और फेरिंगटन की। इसके बारे में डिटेल छोटा छोटा मैं आपको बताते चलूंगा। अभी लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बाय केंट। केंट की जो मटेरिया मेडिका की जो राइटिंग स्टाइल है, इसको हम लोग कॉलिक्यूल मेथड कहते हैं। इसके पहले की जो मटेरिया मेडिका अभी तक आप देख रहे थे, सबकी जो राइटिंग स्टाइल है ये एग्जैक्टली प्रूविंग के फॉर्म है या एक टेक्निकल टर्म है। केंट ने टेक्निकल टर्म को छोड़कर आम आदमी की लैंग्वेज में इसको उतार दिया। उन्होंने कहा कि हमको मटेरिया मेडिका को टेक्निकलिटीज से निकालना है, क्योंकि टेक्निकलिटीज को याद रखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि इनका जो सोर्स मटेरियल था, केंट ने हमेशा सोर्स मटेरियल अपना हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, मटेरिया मेडिका प्योरा और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द प्योर मटेरिया मेडिका बाय टीएफ एलन ही माना। देखिए कॉलिकल मेथड था, द स्पीच ऑफ द लेमैन प्रेजेंट्स ऑल द सिकनेस टू द फिजिशियंस माइंड, हेंस द मटेरिया मेडिका मस्ट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम टेक्निकलिटीज टू द सिंपल स्पीच। इसलिए आप जब केंट के मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो आपको अक्सर ये एहसास होता है कि केंट हमसे बात कर रहे हैं, केंट जैसे हमारी परिस्थितियों में घुसकर हमको मेडिसिन को समझा रहे हैं। So he was able to create a continuity of the symptom picture from all the disjoint symptom list in the other standard book. Hahnemann has pointed out the guidance, the importance of rare, strange, and peculiar symptoms. Kent was the first to see clear how to present our materia medica to the beginners and how to lay down precise guiding
guidelines regarding the hierarchy of the evaluation of the different kind of the symptoms. His comparison and evaluation later on helped him to plan his repertory. और यही जो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में जो इवेल्युएशन था, इसी की वजह से उन्होंने रिपर्टरी को प्लान किया। रिपर्टरी में आप देखते हैं अलग अलग ग्रेडिंग वगैरह होती है। कि मैं इनको म्यूट करूं पहले। आगे चलते हैं। जिसके बाद हम आते हैं एनएन चौधरी की मैथमेटिका। एनएन चौधरी एससीएलएन जेएच क्लार्क के डायरेक्ट स्टूडेंट थे, इसीलिए इनकी आप मैथमेटिका में पढ़ते हैं। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग को एनएन चौधरी की जो मैथमेटिका है, इसके जो एंड पोर्शन में हर मेडिसिन के बाद में एक केस रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कम से कम 2 या 3 केस रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो ओरिजिनल क्लिनिकल केसेस हैं। अगर आप उनको आप पढ़ेंगे तो आपको ये मैथमेटिका बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा करल डनहम, ईबी नैश, इन मैथमेटिका की खास बात ये थी कि इन्होंने स्कीमेटिक या अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में ड्रग्स को नहीं डिस्क्राइब किया। इन्होंने एक जो सिमिलर मेडिसिन हैं एक टाइप की, उस टाइप से इन्होंने मेडिसिन को डिस्क्राइब किया। तो लगता है कि हमको आउट ऑफ टाइम में बता रहा है। ये क्लिनिकल मैथमेटिका बाय फैरिंगटन हो गया, की नोट मैथमेटिका हो गई, लिलियंथल की थेरेपेटिक पॉकेट हिंस, ये सारी चीजें मैं कल आपको बता चुका हूँ। केन माथुर की, एमएल टाइलर की, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर। मैं आप जितने भी लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपके प्रैक्टिस में और स्टूडेंट्स को भी बहुत कंपलसरी है। इस बुक को जरूर अपने पास लें और रखें और खरीदें और इसको पढ़ा करें। इस एक बुक को पढ़ने से आप एक साथ 10 ऑथर को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग सभी ऑथर की अच्छी अच्छी बातें हर ड्रग में कोट की हैं। ये अलग अलग कुछ टाइप की और भी मैथमेटिका है, पिक्चर टाइप की है। हम ग्राफिक की वजह से हम किस तरह से मैथमेटिका को अपने ड्रग को मेमोराइज कर सकते हैं। कंपैरेटिव मैथमेटिका है अलग अलग तरह की। ऑर्गन स्पेसिफिक मैथमेटिका है एक एक पार्ट पे। डीएम बोरलैंड की डाइजेस्टिव ड्रग है, निमोनिया है। अगर ये सेशन बीच में कट जाता है तो हम लोग तुरंत इस सेशन को फिर से शेड्यूल कर लेंगे, आप लोग फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉकेट मैनुअल ऑफ द मैथमेटिका बाय बोरिक, न्यू और मॉडर्न मैथमेटिका में जॉर्ज विथलकॉस की है, रॉबिन मर्फी की है, कैथरीन कोल्टर की है, शंकरन की है, वर्म्यूलिन की है, फिलिप एंड बेली की है। इसके बारे में कल सब डिटेल में बता चुका हूँ। तो आज का मेरा लेक्चर तो मैंने तो इतनी देर में थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन किया, क्योंकि रिवीजन के बिना चीजें शायद दिमाग से गायब हो जाती हैं। तो कल के लेक्चर के आगे बढ़ते हुए, द राइटिंग ऑफ द मैथमेटिका लाइक इज ए gigantic task and it is the task of the later generation to raise, revise and improve and add to what the early giant has contributed. Develop a habit to read Mathematica regularly. Now we will see the different ways of studying Mathematica. अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कितनी तरह की मटेरिया मेडिका हमारे पास हैं, सबकी राइटिंग स्टाइल क्या है, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे और क्या पढ़ें। The method of studying the Mathematica depends upon the complete picture, and one can get the drug pathogenesis, how one can utilize such myriad of symptoms, and how the drug picture can easily be applied on the sick. Okay, various ways have been shown by the many votaries from the advent of Honipan to the present era, which are discussed below. Anatomical presentation, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हेड से फुट तक जिस टाइप से, here each drug is studied organ wise like mind, head, nose, ear, abdomen. In this type of study, it is very difficult to pick up the variable symptom and their intrinsic worth. It is because we reach unexpected deviation or lost sight to this fragmented state. ये एक फ्रेगमेंट में होता है कि सर का सिम्टम कहीं है, पैर का सिम्टम कहीं है। तो
हमारे पास जो प्रूविंग सुई में अलग अलग सिम्टम है, तो हमारे पास इस टाइप की स्टडी करने से एक नुकसान, एक फायदा तो होता है, आपको रेफरेंस तो मिलता है, लेकिन ये डिसजॉइंट सिम्टम होता है। जैसे हॉट पेशेंट डिजायरिंग वार्म फूड इज पेक्यूलियर to us, but if we study them separately and the different head, it is really, we will, the central theme is lost. एक गरम पेशेंट गरम खाना चाहता है, लेकिन ये दोनों चैप्टर अलग हो गए। वार्म फूड आपको पहले के रिपर्टरीज में, पहले के मटर अमेरिका में आपको स्टमक में मिलता था, और हार्ट पेशेंट ये जनरलिटी इस चैप्टर में मिलता था। तो दोनों को आप जब अलग अलग पढ़ेंगे तो आपकी ओरिजिनल थीम खत्म हो गई। दिस मेथड वाज फॉलोड बाय हैनीमैन. Dr. Richard Hodges criticizes it. And picture type of studies. Here, the pathogenesis of the drug is presented in the picture mode. It is to make the materia medica more lively to memorize. अभी आप देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हमने एलोस पढ़ रहे हैं, तो केंट ने एक हमारे सामने पिक्चर खड़ी करने की कोशिश की कि बड़ा डरपोक और बड़ा इनसिक्योर आदमी होता है, और ये इसकी इनसिक्योरिटी जो एक हमारे दिमाग में इमेज बन रही है उसकी इनसिक्योरिटी की, ये इनसिक्योरिटी इसको हर जगह दिखेगी। जैसे जलसीमिया में आप पढ़ रहे हैं, डिजीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस, तो आपको हर जगह वो कमजोर, थका हुआ, हरा इंसान मिलेगा। वो माइंड में भी कमजोर है, वो बॉडी में भी कमजोर है, वो अपने यूरिनरी ब्लैडर में भी कमजोर है, वो अपने स्टूल में भी कमजोर है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है, वो केंट ने आगे इसको नरेट किया कि इसको हम इस तरह से पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी कहते हैं। द पिक्चर स्टडी प्रोवाइड ए लार्ज फील्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली इस चीज को हम बोरिंगहसन के एक जनरलाइजेशन को भी कहते हैं। बोरिंगहसन ने क्या किया था, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ गए थे। तो एक जो जनरलाइजेशन जो हमारी तरफ होता है, उसको हम इसमें ले सकते हैं। जैसे पिक्चर टाइप स्टडी प्रोवाइड ए लार्ज फील्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी both for the drug pathogenesis and symptom syndrome of the sick individual. Two things operate in the mind of the physician while he chooses a simulum for this patient. One is grasp and other is the abstract. Here the drug is presented in the abstract form because various facets of the single drug cannot be discussed in one place, which is equally needless. जैसे हम एक ही ड्रग के अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग ऑर्गन पे हैं, तो वो अलग अलग ही लिखेंगे तभी उसको समझ में आएगा। जो हम अभी बात करें सिस्टमेटिक मैथमेटिक्स में, बट आवर एब्स्ट्रैक्ट माइंड मस्ट साइमल्टेनियसली appreciate such presentation in abridged form. On the other hand, there are variegated mode of the presentation to the sick. Actually हमको अलग अलग ऑर्गन पे तो इसका एक्शन देखना है, लेकिन हमारा माइंड ऐसे मेमोराइज नहीं कर पाएगा। तो हम एब्राइज फॉर्म में या उसको एक एसेंस के रूप में देखेंगे, तब इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। द डॉक्टर केंट राइटिंग आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पिक्चर प्रेजेंटेशन। मैंने पहले भी बताया आपको। कंपैरेटिव स्टडी, द सिम्टम ऑफ द वन ड्रग इज कंपेयर्ड विद द सिम्टम ऑफ द ड्रग, showing both the similar symptom, dissimilar symptom, where dissimilarity are guided, where dissimilar are guides by the differentiation of one form to another form. The comparison can be made of the various levels, such as at systematic level, symptomatic level. Let us take burning as example. If it is relieved by hot application, then it is arsenic, and if it is relieved by the cold application, then it is sulfur. तो हर लेवल पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहले हमने कंपैरिजन सिम्प्टोमेटिक लेवल पे किया, एंड इफ द रिलीव्ड बाय द कोल्ड एप्लीकेशन एंड द ऑब्जेक्टिव कोल्डनेस ऑफ द सरफेस, देन इट इज सिकल कार्ब। देखिए यहाँ पे तीन मेडिसिन हमारे पास आ गई। पहले थी आर्सेनिक, दूसरी थी सल्फर और तीसरी थी सिकल कार्ब। ये सिम्प्टोमेटिक लेवल पे कंपैरिजन है। दूसरा है डिजीज लेवल पे कंपैरिजन। Comparison of the various drugs indicates for the particular disease is made under the head. एक मिनट मैं इनको पहले हटा दूं जो ये आ रही है। The comparison of the various drugs indicate for a particular disease is made under the head. For example, if in the state of collapse the patient want to be fanned all the time, ये डिजीज की स्टेज है, कोलैप्स कंडीशन है, तो कार्बोवेज वहां पे है, और क्रैश फॉर द फ्रेश एयर स्किन इज फेल्ट कोल्ड येट थ्रोज ऑफ द कवर, दैट इज कैम्फोरा।
cold and bath in the cold perspiration, that is veratrum. But all the above symptoms are found under medorinum. तो हम डिजीज अपने ड्रग्स को कई लेवल पे स्टडी कर सकते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में। इसके पहले हमने सिम्टम फॉर्म में देखा, अब हम देख रहे हैं इसको डिजीज लेवल पे भी पढ़ रहे हैं इसको। ऑर्गन लेवल, अभी तक आपने सिम्टम लेवल पे देखा, उसके बाद आपने डिजीज लेवल पे देखा, अब ऑर्गन लेवल पे देखिए। कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर ड्रग्स आर मेड ऑर्गन वाइज। फॉर एग्जांपल, हेड सिम्टम्स, माइंड सिम्टम्स, नोज सिम्टम्स, ईयर सिम्टम्स। हेड सिम्टम ऑफ बेलाडोना, नेट्रम म्यूर, ग्लोनाइन, इट्स कंपेयर्ड विद अदर। जैसे ब्रायनिया का हेडेक अलग होता है, बेलाडोना का हेडेक अलग होता है, नेट्रम्यूर का हेडेक अलग होता है, ग्लोनाइन का हेडेक अलग होता है। तो इस तरह से आप ऑर्गन वाइज भी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। At drug level, drug having resemblance to each other in their pathologies are compared. For example, Sina and Comamila, एक में carried desire है, एक में carried aversion। Hipersulf and Silesia, एक पस फॉर्म होने के पहले दी जाती है, एक पस फॉर्म होने के बाद में दी जाती है। रस्टॉक्स एंड ब्रायनिया, एक में मोशन से एग्रीवेशन होता है, एक में रेस्ट से एग्रीवेशन होता है। तो इस तरह से हम ड्रग लेवल The keynote का जो ओरिजिनल वर्ड था, देयर वाज ए ऑथर दैट इज एच.एन. गुर्नसे, जो डब्ल्यू.जे. गुर्नसे, इनके अलावा एक और ऑथर थे एच.एन. गुर्नसे, उन्होंने पहली बार इसका वर्ड का नाम दिया था कीनोट स्टडी ऑफ द मेटेरियल। हालांकि एक चीज मैं आपको स्टूडेंट को वार्न करना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग आप लोग प्रैक्टिस में क्या करते हो, किसी मेडिसिन का एक कीनोट मिल गया और उसके बेसिस पे आप लोग उस पूरी ड्रग को उसी बेसिस पे आप वो मेडिसिन दे देते हो और कहते हो तो मुझे तो कीनोट भी मिला था और मैं उस पे फेल हो गया। इसके बारे में मैं आपको एक बड़ा बढ़िया सा एक आम जीवन का उदाहरण समझाऊंगा, तो आपको शायद उससे समझ में आ जाएगा कि देखिए कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर धान का खेत देखा होगा। धान के खेत में आप कभी गए तो आपने देखा कि एक धान की बाली बहुत लंबी सी हो गई। आपको देखने में तो लगेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या उससे आप खेत की फसल का अंदाजा लगाएंगे? नहीं। आप खेत की फसल जब आप ओवरऑल जनरल सिम्टम्स या जो जनरल आपने ग्रोथ देखी है उससे खेत की फसल का अंदाजा लगाते हैं। तो इसी तरह से की नोट का यूज आपको क्या करना है, की नोट एक ताले की चाबी है उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। की नोट का मतलब ये नहीं कि आपको उसके ऊपर प्रिस्क्राइब कर देना है। इसीलिए एलन ने एक और वर्ड यूज किया था की नोट के लिए, 3-legged स्टूल। जैसे इसको तिपाई कहते हैं ना, तिपाई 3 पाए पे खड़ी होती है, तो उस तरह से आपको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कम से कम 3 ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर आप रेमेडी की पिक्चर खड़ी कर सके, तब आप उस ड्रग को पेशेंट को देंगे, तब वो फायदा करेगी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन्स दिख रही है ना? एक बार देखो। जी सर। ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रहा है स्क्रीन का? नहीं सर। नो सर। ओहो, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एक बार फिर से नहीं सर, सिर्फ आप दिख रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर, हाँ ये स्क्रीन शेयर, हाँ अब आपको स्क्रीन भी आएगा। आ गया स्क्रीन? यस सर, अब दिख रहा है। The characteristic symptom of each drug are presented in the type of study. This has been done in order to make the study Mathematical short, synthetic and comprehensive. तो की नोट स्टडी का मतलब क्यों लेता, शॉर्ट स्टडी किया जाए इसको कॉम्प्रिहेंसिव। इन दिस टाइप ऑफ स्टडी द सिम्टम आर टू बी मेमोराइज्ड। एलन की नोट आप सबने पढ़ी है, देखा है, जाना है। एक और की नोट टाइप की मैथमेटिका है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, इसके बारे में आपको बता दूं। दिस इज सिनॉप्टिक की ऑफ द मैथमेटिका एंड इट इज बाय द सीएम बोर्गर। आप, मैं इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जैक्टली उस वर्ड उसको आपके सामने लेके आया, उसकी फोटो, उससे देखिए। अगर आप खाली स्ट्रॉन्ग शुरुआत में पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, पोर्टल सिस्टम, फीमेल पेल्विक ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये इसके रीजन है जहाँ पे काम करती है। कोल्ड, नॉर्थ विंड, सेक्सुअल एक्सेस, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड वायलेंट इमोशन से बेटरमेंट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, वायलेंट मोशन
और डांसिंग एम्यूरेट या एक्सर्शन एम्यूरेट की सबसे बढ़िया दवा है सीपिया, फीमेल पेल्विक ऑर्गन की दवा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेटेरा मेडिका है जिसको आमतौर पे बहुत कम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं। दिस मेटेरा मेडिका इज कॉल्ड CM बोरगर। सीएम बोगर, सीएम बोगर, सिनॉप्टिक की ऑफ द मेटेरा मेडिका। एक छोटी सी पतली सी बुक है ये, बहुत बड़ी बुक नहीं है। इसको आप लोग सब लोग एक बार जरूर पढ़ें, देखेंगे कि इसका जो स्पेशली जो पहला पेज है उसी में आपको बहुत कुछ एसेंस मिल जाएगा आपको ड्रग को पढ़ने के लिए। ये कहां से गायब हो गया? दोस्त होगा किसी ने फिर स्क्रीन शेयरिंग गड़बड़ कर दी है तो कुछ चलाने लगा है। मैं एक मिनट आप लोग होल्ड रखिए, मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर yes. हाँ, अब हम लोग बात करते हैं एक और आपको छोटी सी बुक का मैं सजेशन दूंगा। इस बुक का नाम है केसी भांजा ने लिखी है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट इसके पहले हम लोग एक देख लेते हैं एक और टाइप ऑफ स्टडी। हम लोग यहाँ पर थे, मास्टर की आप होम्योपैथिक मेडिका बाई केसी भांजा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, की नोट तो दिए लेकिन की नोट के रूप में एक एक छोटे छोटे शब्द दे दिए और उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मैं आपके लिए एक सामने एक मेडिसिन लेके आया हूं, सल्फर। सल्फर के बारे में देखिए इन्होंने कितनी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक दे दी। हीट, बर्निंग, फ्लैशेस, दूसरा है रेडनेस, तीसरा है एक्सकोरिएशन, चौथा है ऑफेंसिवनेस, पांचवा है एम्प्टी गॉन फीलिंग, छठवां एयर हंगर, अनहेल्दी स्किन एंड सेप्टिक स्टेट। क्या इतने में सल्फर की पूरी पिक्चर समझ में नहीं आ जा रही है? हीट, बर्निंग फ्लैशेस, कांस्टेंट हीट एट द ऑन द टॉप ऑफ द हेड। यहाँ पर एक की नोट है, अगर पेशेंट का सिर और पांव दोनों जल रहा है, हाथ पांव, तो वो दवा है उसकी सल्फर। अगर उसके हाथ और पांव केवल जल रहे हैं तो उसकी दवा होती है फास्फोरस। मैं इसको आपके लिए एक एक सिम्टम बता रहा हूँ, इसका मतलब खाली इतने बेसिस पे आपको दवा नहीं दे देनी है। रेडनेस आपने पढ़ा ही है कि सल्फर में वर्मिलियन लाइक लिप्स, ऐसा लगता है कि लिप्स से लिपस्टिक लगा रखी हो। इसके सल्फर के जितने भी ऑरिफाइसेस होते हैं सब रेड होते हैं। ऑफेंसिवनेस, एक्सकोरिएशन, जो दाद हो जाता है, दाद की बहुत अच्छी दवा है। जहाँ हर जगह पे एक्सकोरिएशन होता है, एक्सकोरिएशन जिसकी जो ल्यूकोरिया होती है सल्फर की, वो एक्रिड होती है, वो काट देती है जहाँ पे चलती थी। सल्फर में बदबू बहुत होती है, आप जानते हैं सल्फर की स्मेल बहुत खराब होती है। एम्प्टी गॉन सेंसेशन, एयर हंगर, अनहेल्दी स्किन। तो इस टाइप से जो की मास्टर की आप होम्योपैथिक मेटेरियल मेडिका बाई केसी भांजा, ये कलकत्ता के पब्लिशर से है, ये बीजन ने शायद नहीं पब्लिश की है। तो ये बुक आपको पटना से मैंने एक बार खरीदी थी और ये बड़ी शानदार बुक है, इसको भी आप लोग की नोट के स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थेरेपेटिक स्टडी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम मेटेरियल मेडिका को लेक्चर टाइप में पढ़ लिए, कीनोट टाइप में पढ़ लिया, अब थेरेपेटिक स्टडी करते हैं। हियर द ड्रग सिम्टम आर स्टडीड अंडर द heading of the different disease. The drugs having the power of curing a particular disease are discussed in the chapter. As for example, under the caption typhoid, various drugs having the property of the producing and curing continued fever like bryonia, baptisia, acid fast, gelsemium are discussed in this type.
द होलिस्टिक अप्रोच इज लॉस्ट। यहाँ पर हमको पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट की नहीं मिलती, यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर डिजीज पे हम फोकस रहते हैं। दिस प्रोवाइड ए रेडीमेड गाइड टू द फिजिशियन एट द बेड साइड। बेड साइड का मतलब जो हम ओपीडी में काम कर रहे हैं स्पेशली, या जो अक्यूट केसेस में काम कर रहे हैं, उसमें थेरेपेटिक स्टडी बहुत ही काम की होती है। Physiological study. In this type, the drug is studied in the manner as to how it acts on the system. Though it is contravention of the symptom collection from the proving, still this method of study provide a new vista to the homeopathy to receive a scientific base from the physiological and pathological standpoint. तो हमने फिजियोलॉजिकल मेटामेडिका के लिए आपको जो रेकमेंड किया था डीसी दास गुप्ता और एसी कॉपरवेट। स्टडी थ्रू द रिपर्टरी, मेटेरिया मेडिका की स्टडी रिपर्टरी के द्वारा, एक नई चीज है आपके लिए शायद। बहुत बार हम लोग जब मेटेरिया मेडिका पढ़ते रहते हैं तो कोई दिमाग में अगर दवा आती है और उसके लिए हम रिपर्टरी खोल के एक रूब्रिक देखते हैं, वहां पे हमको उसी रूब्रिक में एक दूसरी ही दवा आती है और उस दवा की हम जब मेटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हाँ ये तो सही लिखा है, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। तो larger rubrics selected for the broader aspect of the medicine, smaller sub rubrics are selected for the strange, rare, or peculiar symptom, and single rubric is explored for the drug containing it. Best example is Kent comparative meteoradica by homeopathic by Doxex and Kockenberg. अगर आपको रूब्रिक्स की स्टडी करनी हो तो एक बड़ी शानदार मेटेरिया है, इसका नाम आप देख लीजिए, केंट कंपैरेटिव मेटेरिया द होम्योपैथिक मेटेरिया बाय डॉक्सेक्स एंड कॉकलबर्ग, ये बीजन द्वारा पब्लिश्ड है। इसमें देखिए कि जैसे फास्टिडियस है तो फास्टिडियस के अंदर ही हर ड्रग के अंदर क्या फास्टिडियस, जैसे ये हालांकि पुरानी उसमें मतलब सिंथेसिस रिपर्टरी का एक्सप्लेनेशन नहीं है, मोस्टली केंट रिपर्टरी का है, लेकिन फास्टिडियस में देखिएगा, फास्टिडियस मार्साल की फास्टिडियस कैसी है, आर्सेनिक की फास्टिडियस कैसी है और कार्सिनोचिन की फास्टिडियस कैसी है। फियर एलोन ऑफ बीइंग, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो देखें, एलोन ऑफ बीइंग में अर्जेंटम नाइट्रिकम, ही इज अफ्रेड ऑफ ओन इंपल्स, उसको इसलिए डर लगता है कि कहीं वो कूद ना पड़े, अकेले इसलिए डर लगता है क्योंकि बहुत इंपल्सिव नेचर होता है। आर्सेनिक को फियर ऑफ एलोन ऑफ बीइंग क्यों होता है, ही इज अफ्रेड बिकॉज ही नीड someone somebody he can trust, उससे किसी ऊपर विश्वास ही नहीं रहता है। फास्फोरस को क्यों लगता है, हियर इट इज बिकॉज ही डजंट फील फाइन अलोन, इट इज नॉट एज मच फियर ऑफ बीइंग अलोन, ही वाज नीड ए कंपनी। फास्फोरस में क्या सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है, फास्फोरस हमेशा कंपनी डिजायर होती है उसके अंदर, वो चाहता है लोगों से मिलना जुलना। आगे बढ़ते हैं, ये केंट की कंपैरेटिव मैथमेटिका बाय डॉक्सेस एंड कॉकनबर्ग है। आप देखेंगे इसमें अलग अलग एक एक रिपर्टरी के द्वारा हमको मेटेरिया पढ़ना है, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप देखेंगे फियर ऑफ एलोन के बारे में कितनी ड्रग्स हैं और कितने अलग अलग तरह से रूपांतरण है उसका। कंबाइंड स्टडी एक और तरीका है मेटेरिया को पढ़ने का, समझने का। इन दिस टाइप ऑफ स्टडी द ड्रग इज प्रेजेंटेड फ्रॉम वेरियस एंगल such as physiological action, keynote symptom, symptom from the anatomical schema, symptom picture type, and symptom and drug with the comparison and therapeutic aspects. Diagnostic method. Diagnostic method सबसे पहले हेरिंग ने प्रपोज किया, one medicine well studied and compared with the later with the other medicine. Nash followed the same plan. Nash में अगर आप देखेंगे तो एक टाइप की जो ड्रग है जैसे म्यूरेक्स है, सीपिया है, लिलियम टिग है, ये एक टाइप है, क्योंकि इनके फीमेल ऑर्गन पे जिस टाइप का एक्शन है वो एक टाइप से उन्होंने दे दिया है। एसेंस टाइप, अभी तक जो हम लोगों ने मेटेरिया देखी, पहले आपने पढ़ा ड्रग प्रूविंग पढ़ा, थेरेपेटिक पढ़ा, फिजियोलॉजिकल पे एक्शन पढ़ा, इसके बाद की नोट स्टडी पढ़ी, आपने रिपर्टरी के थ्रू पढ़ा। अब आप देखिए एसेंस टाइप ऑफ स्टडी, हमने उसमें से एसेंस निकाल लिया, निचोड़ निकाल लिया उस ड्रग का, और उसके थ्रू हमने मेटेरिया को पढ़ने की कोशिश की। इसके लिए दो बुक्स बहुत ही शानदार अच्छी बुक्स हैं। पहली है एसेंस ऑफ मेटेरिया बाय जॉर्ज विथलकाथ, जिसमें करीब 70 दवाइयों का डिस्क्रिप्शन है, आपने देखा भी होगा, अक्सर लोगों ने पढ़ा भी होगा। और दूसरी सिनॉप्टिक मेटेरिया बाय द फ्रांस वर्म्यूलिन,
अब दोनों का मैं एग्जांपल देता हूं कि दोनों में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। होम्योपैथिक साइकोलॉजी बाय फिलिप एंड बेली तीसरी बुक है। ये देखिए एसेंस ऑफ मैटर मेडिका बाय जॉर्ज बुथलकास। जॉर्ज बुथलकास ने अपने पहले दो शब्द हम हिपर सेल्फ के बारे में क्या कहा, ओवर सेंसिटिव एंड अब्यूजिव। क्या इसी बात से पूरी की पूरी मेंटल और फिजिकल पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती है? हिपर सेल्फ का पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है दोनों जगह पे, फिजिकल प्लेन पे भी और मेंटल प्लेन पे भी। सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा पेशेंट है, छूने से उसको अवर्जन है, उसके सारे घाव टच से एग्रीवेट कर जाते हैं, कपड़ा लगने से उसके घाव में दर्द होता है। और अब्यूसिव, अब्यूसिव का मतलब क्या हुआ, अब्यूज एक एंगर का ही एक्सप्रेशन है। तो शायद ही अपने अपने हमने लाइफ में कभी भी एक शांत मरीज को या एक काम मरीज को हमने हिपर सेल्फ दी है। हिपर सेल्फ का पेशेंट ही चिड़चिड़ा होता है। हाँ? और ये ओवर सेंसिटिवनेस की वजह से एक चीज और क्या होती है, हरीडनेस आती है। हरीडनेस में क्या करता है, एवरीथिंग इज डन इन ए हरीड मैनर, ही स्पीक फास्ट, ही ईट फास्ट, ही ड्रिंक फास्ट, एटसेट्रा। तो इस तरह से भी आप एक मेडिसिन का, लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये वो लोग कर पाते हैं जिनकी बहुत डीप स्टडी है, जैसे जॉर्ज विथलकास। इन्होंने होम्योपैथिक लिटरेचर को बहुत खंगाला हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वहां पे देखिए जॉर्ज विथलकास ने एक एक शब्द लेके, जैसे सीपिया में आप पढ़ेंगे तो जॉर्ज विथलकास क्या कहते हैं, स्टेसिस, स्टैग्नेशन। आप हॉटिनेस पढ़ेंगे आप प्लेटिना का। तो इस तरह से उन्होंने एक शब्द निकाल के उसके ऊपर जो व्याख्या दी है, इसको कहते हैं एसेंस टाइप ऑफ स्टडिंग ऑफ द मैटर। दूसरी में मैं आपको मैटर का एग्जांपल दे रहा हूँ एसेंस टाइप ऑफ स्टडी के लिए, और दैट इज सिनॉप्टिक मैटर बाय फ्रांस वर्म्यूलिन। अब देखिए इन्होंने जो लास्ट में एक छोटा सा पार्ट दिया है, देखिए उन्होंने बाद में उसको वर्ड दिया है, नाम में उसको न्यूक्लियस दिया है वर्ड। न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर, अणु के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसी के अराउंड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस सेंटर है और उसी के अराउंड पूरी सिम्प्टोमेटोलॉजी घूमेगी। अगर आप इसमें एलोज को पढ़ेंगे तो एलोज में क्या खास बात होती है, देखिए कंजेशन एंड फुलनेस विद हैवी ड्रैगिंग। अब ये सिम्टम्स इनका कहां कहां लागू हो जाता है, हेड के कंजेशन जो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, द वंडरफुल मेडिसिन इज एलोज। एंड इक्वली if you will find in the piles symptom where there is a congestion at the rectum, then it is a equally wonderful remedy. Sense of insecurity at the anus, he thinks that while passing the flatus, if stool can be discharged, this is the essence of this एलोसाइक्लोटेना। आप इस तरह से इस मेडिसिन को पढ़िए कि एक न्यूक्लियस निकाल के उससे पूरी ड्रग की पिक्चर क्लियर हो जाए। हालांकि ये सारी जो मेटेरिया मेडिका पढ़नी है आपको बाद में पढ़नी है, उसको शुरुआत नहीं इन मेटेरिया मेडिका से पढ़नी, शुरुआत हमको टेक्स्ट से करनी है। ये तो सारी कुंजी है, उन सब चीजों का निचोड़ है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के बारे में मिथलकास कितना अच्छा कहते हैं, अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। ये मेटेरिया मेडिका वाइवा है होम्योपैथी की, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के थ्रू भी आप मेटेरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं। देखिए मधुमक्खी के बारे में आप सब जानते हैं और एपिस्मेल के बारे में आप जानते हैं। एपिस्मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एडिमा, स्टिंगिंग, बर्नी पेन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का कितना बढ़िया एग्जांपल है। It is subtle change in the behavior of the people in the beginning of illness that might be time fatal. And to understand the inner pathology and idiosyncrasy of the most interesting remedy, we have to look upon the effect of bee sting on the human organism and its side effect. A sudden atomic swelling is hot, burning, stinging, and which forces the person to shriek. Shrieking कहाँ पे और होती है, अगर आप देखेंगे मेनिंजाइटिस में, तो मेनिंजाइटिस में बड़ी एक श्रिल क्राई उसको जिसको कहते हैं, वो एक मेनिंजाइटिस में होती है। और देखिए मेनिंजाइटिस में कितनी शानदार दवा है आपके एपिस्मेल।
तो इस तरह से भी आप डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के थ्रू भी अलग अलग दवाइयों को पढ़ सकते हैं। स्टडी ऑफ द ओरिजिनल प्रूविंग, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, ये सारी ड्रग्स हैं। होम्योपैथिक प्रूविंग, थेरेपेटिक स्टडी के बारे में लिलियंथल है, थेरेपेटिक स्टडी के बारे में डिवे है, रोवे है, और एमएल टाइलर की पॉइंटर ऑफ कॉम रेमेडीज है। स्टडी थ्रू रिपर्टरी, consulting a repertory is like consulting a senior or expert. Note this phrase. अगर आप रिपर्टरी को कंसल्ट कर रहे हैं मेट्रा मेडिका के स्टडी के दौरान, तो समझिए आप किसी सीनियर से अपने बात कर रहे हैं। That is the final. Repertory can't complete repertory by Roger John Bernhardt, Census Repertory, Repertory by Robin Murphy, and these are the different repertories which I am recommending you. Consulting Metra Medica for every case, improve the knowledge of it. Approach to the case is always to the case taking, analysis, repertory, and the final authority is always the Metra Medica. Metra Medica and repertory are the best friend for a homeopath. I think all of you must agree. Thank you. So this is the end of the session, and I'm unmuting all of your mic. So if you can have certain question, you can ask me right now. I'm trying to unmute all of you. इस तरह का कोई सवाल अगर हो तो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको अनम्यूट करने की। इसका वीडियो कहाँ मिलेगा? इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा मेरे YouTube चैनल पे। इसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा लेटर ऑन। ठीक है सर? हाँ जी बोलिए। क्या है आपका YouTube चैनल, क्या है सर? रवि क्लिनिक सेंटर ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी। बस छोटा। ठीक है, हम खोज लेते हैं सर, रवि क्लिनिक। हाँ रवि क्लिनिक के नाम से है। ठीक है, ओके, थैंक यू।